हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताइवान क्राइसिस के बारे में। इसकी हिस्ट्री, इसकी कॉजेज और इस वक्त इंटरेस्ट्स क्या हैं चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इसमें। दोस्तों, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ताइवान की जो हिस्ट्री है इट डेट बैक्स टू ऑलमोस्ट नियरली 10,000 ईयर्स अगो। जो पोलिनेशियन रीजन है, जो इस वक्त ओशनिया जो कॉन्टिनेंट है इसके अंदर आता है, यहाँ से कुछ लोग माइग्रेट कर कर गए थे ताइवान, जो प्रेजेंट डे ताइवान रीजन है, और जाकर इसकी जो साउथ वेस्ट कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ पर वो इस्टेब्लिश हुए थे। जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 1500 के अंदर कुछ यूरोपियन सेलर जो थे वो यहाँ से गुजर रहे थे, तब उन्होंने इन आइलैंड्स को डिस्कवर किया और तब उन्होंने एक लफ्ज इसे दिया, फॉर्मोसा। अब ये जो लफ्ज है फॉर्मोसा, इसका मतलब है खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जिसके चलते इस जगह, इस ताइवान आइलैंड्स का नाम पड़ गया फॉर्मोसा आइलैंड्स, और फिर लेटर ऑन इनको फॉर्मोसा आइलैंड्स के नाम से ही जाना जाने लगा। 1624 के अंदर कुछ डच कॉलोनाइजर्स आए और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इधर अपना सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं कि कॉलोनाइजेशन या कॉलोनी आबाद की, जो प्रेजेंट डे ताइवान है इसके साउथ वेस्ट रीजन के अंदर। और यहाँ पर इन्होंने चाइनीज लेबरर्स को रखा क्योंकि ये जरा कह लें सस्ती लेबर थी, और वहाँ पर ये एग्रीकल्चर का काम करने लगे। 1626 के अंदर कुछ स्पेनिश कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने वहाँ पर अपने, जिसे कहते हैं कि बेसिस बनाई नॉर्दर्न ताइवान के अंदर, लेकिन जो पहले से डच ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद थी उन्होंने वहाँ से उनको निकाल डाला। और इस तरीके से जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका देखा जाए टेक्निकली कंट्रोल था ताइवान रीजन के ऊपर। 1662 के अंदर मिंग डायनेस्टी जो थी चाइना की, उसने मंचूरिया का जो रीजन था उसे कंक्वेस्ट किया, और उसके बाद कुछ मिंग लॉयलिस्ट जो थे वो आए ताइवान या फॉर्मोसा आइलैंड्स के ऊपर, और इन्होंने यहाँ पर जो डच कॉलोनाइजर्स थे उनको निकाल डाला और इस रीजन को भी मिंग डायनेस्टी का हिस्सा बना दिया। 1683 के अंदर जो चिंग डायनेस्टी थी, जो मेनलैंड चाइना को कंट्रोल कर रही थी, उन्होंने यहाँ पर ताइवान, जो फॉर्मोसा आइलैंड्स हैं, इसके साउदर्न और इसके नॉर्दर्न जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर कह लें कि कब्जा कर लिया या अपनी हुकूमत बना ली। और फाइनली 1885 के अंदर जो फॉर्मोसा आइलैंड्स है ये फर्स्ट टाइम मेनलैंड चाइना का हिस्सा बना अंडर जिंग डायनेस्टी। दोस्तों, चिंग डायनेस्टी में आने के बाद देखी जाती है फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर, जो कि 1894 से लेकर 1895 तक चली थी, और इसमें जो चिंग डायनेस्टी है यानी कि जो चाइना है उसको डिफीट का सामना करना पड़ा था। और विद दिस डिफीट एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसे ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी कहा जाता है, और इस ट्रीटी के तहत जो ताइवान का रीजन था ये जापान के कंट्रोल में दे दिया गया था। अब 1895 के अंदर फॉर्मोसा आइलैंड यानी कि ताइवान का बाकायदा कंट्रोल चला गया था जापान के पास। 1911 या 1912 के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है चाइना के अंदर, जिसके अंदर जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी कोमिंटेंग पार्टी के अंदर, वो जो शिंग डायनेस्टी थी उसके खिलाफ बगावत करती है, और एक सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसके हक के अंदर रेवोल्यूशन लाती है, और चाइना जो है वर्चुअली, जिसे कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता चिंग डायनेस्टी से छुटकारा पाता है और नेशनलिस्ट सरकार वहां पर बन जाती है। दोस्तों, वर्ल्ड वार टू के दरमियान जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था, यानी कि जो इस वक्त चाइना है, लेकिन इसमें ताइवान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेन लैंड चाइना की बात कर रहा हूँ, ये जो अलाइड पावर्स हैं इनके साथ थी। और जो लीडर थे केएमटी पार्टी के, चेंग काई शेक, उन्होंने रिक्वेस्ट की फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से, जो यूएस प्रेसिडेंट थे, और विंस्टन चर्चिल से, जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, कि जी जो फॉर्मोसा आइलैंड्स हैं यानी कि जो ताइवान है इसको और पेंगू आइलैंड्स को ये दोबारा जो है चाइना के कंट्रोल में दे दिए जाएं, मेन लैंड चाइना के कंट्रोल में दे दिए जाएं। और कायरो डिक्लेरेशन जो हुई थी उसमें भी ये बात थी कि जब आफ्टर द वॉर जो पेंगू आइलैंड्स हैं और फॉर्मोसा आइलैंड्स हैं चाइना के हवाले कर दिए जाएंगे। 1945 जब जंग खत्म हुई, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर किया, तो जो फॉर्मोसा आइलैंड्स यानी कि ताइवान और पेंगू आइलैंड्स थे ये हवाले कर दिए गए चाइना के, अंडर वन गवर्नमेंट दैट वाज रिपब्लिक ऑफ चाइना। अच्छा दोस्तों, आफ्टर 1945 जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो इसके अंदर चाइना के अंदर एक सिविल वॉर देखी जाती है, जिसको एक साइड से लीड कर रहे थे चेयरमैन माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी के, और दूसरी जानिब नेशनलिस्ट पार्टी के चेंग काई शेक। ये जो सिविल वॉर थी ये एंड होती है विद द रेड रेवोल्यूशन, विद द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ 1949, और चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट सरकार बना ली जाती है अंडर माओ जेडोंग। अब ये जो नेशनलिस्ट पार्टी थे और इस क्योमिंटैंग और इसके जो लीडर थे चेंग काई शेक, ये लोग भागकर पनाह ले लेते हैं ताइवान के अंदर। तकरीबन 12 लाख लोग उस वक्त हिजरत करके ताइवान जाते हैं, वहां पर एक लड़ाई होती है जिसे बैटल ऑफ क्यूनंगटो भी कहा जाता है। अब इस बैटल के बाद जो ताइवान यानी कि फॉर्मोसा आइलैंड्स के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी की जो कह लें कि कुछ लोग थे उन्हें शिकस्त वहां पर होती है, और इस तरीके से मेन लैंड चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी और आइलैंड चाइना जो कि ताइवान है वहां पर नेशनलिस्ट्स की हुकूमत बना ली जाती है। अब 1949 के अंदर जब ये रेड रेवोल्यूशन आती है तो जितने भी ममालिक थे जहां पर लिबरल डेमोक्रेसीज थी वो कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ चाइना, लेकिन वो
ताइवान जो था, यानी कि जो अपने आपको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते थे अंडर KMT पार्टी, उनको वो एक्सेप्ट करते हैं एज द चाइना। लेकिन पाकिस्तान जो था ये कुछ उन चंद ममालिक में से एक था जिसने बड़ी ही जल्दी चाइना को एक्सेप्ट कर लिया था, रिकग्नाइज कर लिया था। अच्छा, इसके चलते देखा यह जाता है कि 1951 के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया अब ये जो फॉर्मोसा आइलैंड्स हैं ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, तो एक ट्रीटी होती है जिसे सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी भी कहा जाता है, जो कि जापान और ताइवान के दरमियान होती है। या ताइवान का अच्छा ऑफिशियल नेम जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है अभी भी उनके एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी जो होती है, इसके तहत होता ये है कि जो जापान है वो इस चीज़ को मान लेता है कि जो पैरासेल्स आइलैंड हैं, जो स्प्रेटले आइलैंड्स हैं, और इस तरह के जितने भी साउथ चाइना सी में आइलैंड्स हैं, और उसके अलावा जो पेंगू आइलैंड्स और ताइवान आइलैंड्स हैं, इसके ऊपर जापान का कोई राइट नहीं है और ये ताइवान को ही बिलोंग करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ना, इधर एक चीज़ ये है कि देखें, सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी हुई थी ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना और जापान के दरमियान, जिसको एड किया था अमेरिका ने। अब इस ट्रीटी के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी के, ये बिलोंग करते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना को। अब ये वो टाइम है जब जो चाइना है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना था, यानी कि ताइवान का चाइना था। लेकिन लेटर ऑन जब PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, उसको एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट माना गया चाइना की, उसके बाद इशू ये खड़ा हो गया कि जितने भी बाकी ममालिक थे वो कहते हैं कि साउथ चाइना सी पर हमारा हक है और अमेरिका उनका साथ देता है। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो अमेरिका ने इस सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी आर्टिकल 2 के अंदर ये बात मान ली थी कि इन आइलैंड्स के ऊपर रिपब्लिक ऑफ चाइना का हक है। तो दोस्तों वापसी अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। 1954 के अंदर जो ताइवान था, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना और अमेरिका के दरमियान एक म्यूचुअल ट्रीटी देखी जाती है, जिसे म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी कहा जाता है। वो ये था कि अगर ताइवान पर हमला होगा तो अमेरिका उसकी हेल्प के लिए आएगा, और अगर अमेरिका पर हमला होगा तो ताइवान उसकी हेल्प के लिए जाएगा। इसके बाद 1971 वाज फाइनली द ईयर जब रिपब्लिक ऑफ चाइना के बजाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एडमिट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और इसी के प्रोटेस्ट के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान ने विड्रॉ भी कर दिया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। दैट वाज यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन नंबर 2758। इसके चंद सालों बाद 1979 के अंदर फाइनली अमेरिका ने भी एक्सेप्ट कर लिया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। और इनकी इस एक्सेप्टेंस के पीछे, जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिसे पिंग पोंग डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। और जो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे प्रेसिडेंट निक्सन के, हेनरी किसिंजर, वो पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान के थ्रू, बैक डोर्स के थ्रू चाइना से मीटिंग्स होती थी, और लेटर ऑन एक जिसे कहते हैं रास्ता बनाया गया, और फाइनली अमेरिका ने चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक्सेप्ट कर लिया एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ वन चाइना। लेकिन दोस्तों 1979 के अंदर जब अमेरिका ने एक्सेप्ट किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, उसी वक्त ताइवान रिलेशंस एक्ट भी निकाला गया। उसके तहत ये था कि जो ताइवान का रीजन है, इसमें स्टेटस को मेंटेन रखा जाएगा, और अमेरिका जो है वो खिलाफ जाएगा किसी भी किस्म के एग्रेशन के, अगर चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना करता है ताइवान के खिलाफ। और अमेरिका ने ये प्लेज किया था ताइवान को कि वो बाकायदा तौर पर उन्हें कुछ आर्म्स, कुछ डिफेंस आर्टिकल्स भी प्रोवाइड करेगा, ताकि वो जो उनका एक सेल्फ डिफेंस है वो बना सकें उसके लिए। उसके अलावा एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया था ताइवान के अंदर, और वो ऐसा इंस्टीट्यूट था जो कि ताइवान और अमेरिका के दरमियान रिलेशंस भी बरकरार रखेगा। दोस्तों ये थी एक शॉर्ट सी हिस्ट्री ताइवान की। अब अगर हम लोग एक रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो 2024 के अंदर ताइवान के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी जो है, DPP, ये एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, ये हुकूमत में आई है। और देखा जाए टेक्निकली तो ये पिछले 3 इलेक्शन जो हैं उनके बाद उनसे मुसलसल यही हुकूमत में आ रही है। इसमें की जो कैंडिडेट थी लाई चेंग, वो प्रेसिडेंट बनी हैं, और लाई चिंग ने जो 4 कमिटमेंट्स थी DPP की, उनको बरकरार रखने का वादा किया। वो कमिटमेंट्स ये थी DPP की, या कह लें कि उनका मैनिफेस्टो में ये था, सबसे पहले कि रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि ताइवान और चाइना जो है ये एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं है। दूसरा ये कि ताइवान का एक फ्री एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, जिसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी चेंज नहीं लाया जाएगा। तीसरा ये था कि अगर कोई एनेक्सेशन या इंक्रोचमेंट की जाती है चाइना की जानिब से तो उसको रेजिस्ट किया जाएगा। और चौथा ये कि फ्यूचर जो है ताइवान का, वो लोगों के विल के हिसाब से देखा जाएगा, और जो लोग कहेंगे वही होगा। लेकिन जो ताइवान रिलेशंस ऑफिस है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, उसने वार्न किया था इलेक्शन से पहले लोगों को कि आप जो हैं DPP को वोट ना दीजिएगा, क्योंकि DPP को वोट देने का मतलब ये होगा कि आप चाइना के खिलाफ जा रहे हैं, और उसके बाद चाइना जो है वो हॉस्टाइल हो सकता है ताइवान के। दोस्तों अगर अब हम कुछ इंटरेस्ट्स की बात करें ताइवान को लेकर, चाइना के और USA के, वो ये है कि चाइना के तो जाहिर बात है जिसे कहते हैं कि बड़े एविडेंट इंटरेस्ट्स हैं। सबसे पहले तो मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब हमें पता है कि 100 माइल्स पर मौजूद है ताइवान, तो चाइना जो है जाहिर बात है अगर ताइवान अंडर द US कैंप जाता है तो ये
चाइना को एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि चाइना के 100 मील के ऊपर ही उसका एक बिगेस्ट, जिसे कहते हैं कि दुश्मन जो है उसका एक अलाय बैठा हुआ, तो ये उसकी जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है उसको इंडेंजर करता है। दूसरा, जाहिर बात है, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा होती है ताइवान चाइना के दरमियान। उसके अलावा हम लोगों को पता है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के हिसाब से जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल्स का, अगर ताइवान चाइना से चला जाता है तो चाइना की जो सॉवरेंटी है ओवर द वाटर्स वो कम हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मेरे हिसाब में वो है थ्रेट ऑफ बेल्कनाइजेशन। अच्छा दोस्तों, अब हमें ये पता है कि चाइना जो है वो उधर काफ़ी ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर कह लें कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, जैसे कि जिनजियांग, जैसे कि तिब्बत, जैसे कि मंचूरिया, जिसे हम लोग इनर मंचूरिया भी कहते हैं, हांगकांग, मकाओ। अब अगर तो ताइवान प्रॉपरली इंडिपेंडेंट या सेपरेट हो जाता है तो ये जिसे कहते हैं कि ट्रिगर कर देगा एक बैल्कनाइजेशन का प्रोसेस। अच्छा, बैल्कनाइजेशन प्रोसेस ये होता है कि जब एक मुल्क जो है डिफरेंट छोटे 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 ममालिक के अंदर बंट जाए, इसे बैल्कनाइजेशन कहा जाता है। इसके ऊपर बल्कि मैं आपको एक सेइंग बताता चलूंगा। शी जिनपिंग जो है इस वक्त प्रीमियर हैं चाइना के, उन्होंने कहा था कि चाइनीज मिलिट्री शुड गेट रेडी टू कैप्चर ताइवान बाय 2025। और इसके रिस्पॉन्स के अंदर जो बाइडेन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा था कि इफ चाइना इन्वेड्स ताइवान देन अमेरिका विल फाइट टू डिफेंड ताइवान। तो मतलब दोनों जो ममालिक हैं, इनकी जो कोल्ड वॉर 2.0 चल रही है, इसके दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ताइवान भी है। अच्छा, अगर अब हम यूएस इंटरेस्ट्स की बात करें ताइवान के अंदर, तो सबसे पहला इकोनॉमी का फैक्टर है। ताइवान जो है वो 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का। और उसके अलावा अमेरिका कहता है कि हम ट्रीटी बाउंड हैं, जो मैंने आपको ताइवान रिलेशन एक्ट बताया कि हम सपोर्ट करेंगे अगर किसी भी किस्म की इंक्रोचमेंट की जाती है ताइवान के ऊपर। उसके अलावा वो ये कहता है कि जी ये देखें, एक डेमोक्रेटिक, एक लिबरल मुल्क है, तो हम लोग अपनी वैल्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अपनी डेमोक्रेटिक लिबरल वैल्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और हम लोग लड़ेंगे इसकी, जिसे कहते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए और चाइनीज़ एग्रेशन को रोकने के लिए। अच्छा दोस्तों, मैंने दोनों जो मालिक हैं इनके इंटरेस्ट में एक एक पॉइंट आपको नहीं बताया, क्योंकि वो एक पॉइंट मैं आपको अब बताऊंगा एक साथ। इस वक्त कोल्ड वॉर 2.0 जो दोनों ममालिक के दरमियान चल रही है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है चिप वॉर। चिप्स से मुराद सेमी कंडक्टर चिप्स। अब सेमी कंडक्टर चिप्स जो है एक ऐसा कह लें कि इक्विपमेंट है या एक ऐसी चिप है जो कि दुनिया की हर चीज़ में लगती है, ख्वाह वो ये माइक हो, ख्वाह वो ये लैपटॉप हो, ख्वाह वो मोबाइल हो, ख्वाह वो कोई कैमरा हो, एरोप्लेन्स हो, गाड़ियाँ हो, कुछ भी हो। यानी कि विदाउट अ सेमी कंडक्टर चिप्स ये जो दुनिया है, जो एआई के दौर की दुनिया, ये रुक जाएगी। अब दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 92% ऑफ चिप्स बनती हैं ताइवान के अंदर, जहां पर एक कंपनी है ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, TSCM। अगर उस कंपनी जो है वो अगर होगी चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंदर तो मसला अमेरिका को होगा, अगर वो कंपनी होगी अमेरिकन इन्फ्लुएंस में जो अभी वो है तो मसला होगा चाइना को। तो चिप वॉर के ऊपर अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वो मैं कभी बाद में करूंगा। तो इन दोनों ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं वो एक बहुत ज़्यादा चिप वॉर भी है, जिससे अक्सर बोला जाता है कि चिप वॉर सेंटर जोन ताइवान। अच्छा दोस्तों, अगर हम लोग ताइवान के अपने लोगों की बात करें तो अभी रिसेंटली 2022 के अंदर ही एक रिसर्च हुई थी, तो उसके तहत 80% ऑफ ताइवानीज जो हैं, जो ताइवानी लोग हैं, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं चाइना से। ये कहते हैं कि ताइवान को आप एक सेपरेट इंडिपेंडेंट मुल्क बना दें। वो जो विल्सोनियन आइडिया था सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उसके अंदर बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, ये था ताइवान क्राइसिस। इसके अंदर हमने इसकी हिस्ट्री, इसकी कॉजेज और इंटरेस्ट्स बयान किए। थैंक यू सो मच।